हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है। किस तरीके से हम चैप्टर को रिवाइज करें, कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं कि लेक्चर भी कंप्लीट हो, जो पुराना पढ़ रखा वो भी याद रहे। मीन्स के ओवरऑल आपको क्या करना है, कन्फ्यूज़न दूर करना है। क्या करना है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न दूर करें। आज हमारा यही टॉपिक है कि किस तरीके से अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना है। कन्फ्यूज़न कैसा है, कन्फ्यूज़न ये है कि हमने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन एंड नहीं हो रहा सिलेबस। हमने शुरू तो किया था, पहले तो हमें सब कुछ आ रहा था स्टार्टिंग में, बट अभी पुरानी चीज़ें भूल गई हैं। नई चीज़ें जो समझा रहे हैं वो भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अंदर से डीमोटिवेशन फील हो रहा है। उन सब के लिए क्या है ऐसा कि हम पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज कर सकें, करंटली जो चल रहा है सिलेबस उसको भी अपना ग्रिप बना रखें और अपने मोटिवेशन को भी क्या करें, स्ट्रॉन्ग रखें। तो कन्फ्यूज़न किस तरीके से दूर करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करिए। क्या एनालिसिस करना है कि आपके कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे लिखे कंप्लीटेड चैप्टर, ठीक है। कंप्लीटेड चैप्टर मतलब कि आपने फिजिक्स में कौन से चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कुछ तो कुछ ज़रूर पढ़ा है, पहले से पढ़ रखा है या फिर आपने खुद से पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, आपको लगता है कि हाँ आपने कहीं कंप्लीट किया है, तो आप उसे यहाँ लिखिए। अब आगे लिखिए ऐसे चैप्टर जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट चैप्टर जिसको अभी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, इनकम्प्लीट या फिर बोल सकते हैं टफ चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए टफ चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही टफ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना अपने सिलेबस का। किसका एनालिसिस करना है, सिलेबस का, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसका एनालिसिस करिए, कितने चैप्टर हैं टोटल, उसको एक साइड लिखिए, ठीक है। फिर एनालिसिस करना कि आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर रखे, जो कभी ना कभी आपने कंप्लीट कर रखा है, और ऐसे भी चैप्टर जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़े या बहुत ज़्यादा टफ है, उसको एक साइड लिखिए, एक कॉलम बना के, ठीक है। दूसरे साइड उन चैप्टर्स को लिखिए। फिर आप देखिए कि आपको कितने टाइम लगेंगे, ठीक है, कितना टाइम और लगेगा आपको नए चैप्टर, ऐसे चैप्टर जो इनकम्प्लीट हैं, जिनका आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या आपके लिए बहुत टफ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करिए, जो ऐसे इनकम्प्लीट चैप्टर है उसके लिए एक डेडलाइन, ठीक है, एक डेडलाइन सेट करिए कि कब आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जनवरी में करना है या फिर फेब में करना है, आपने सेट कर रखा है, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीटेड चैप्टर है उसके लिए आप वीकली, अगर मैं बात करती हूँ वीकली, जब आपके पास फ्री टाइम हो वीकली, या फिर जब आपके पास क्या हो, फ्री टाइम हो, उस टाइम में उस चैप्टर को पढ़िए जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। एक बार उसको फिर से नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है, नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। एक दो बार आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो फिर से फ्रेशली, जैसे आपने पहले पढ़ रखा था वैसे फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल होने के बाद आपको क्या करना है, कि स्ट्रेटजी बनाना है, कि स्ट्रेटजी बनाना है जिसमें आपको ये देखना है कि किस तरीके से जो कंप्लीटेड चैप्टर है उनका क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को इस तरीके से देखना है कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको एक साइड रखिए। कौन कौन से चैप्टर इनकम्प्लीट हैं उनको एक साइड रखिए। जो इनकम्प्लीट चैप्टर हैं या जो टफ चैप्टर्स हैं उनके लिए एक डेडलाइन सेट करिए कि आपको जनवरी या फरवरी आप कब कंप्लीट कर सकते हैं सारे चैप्टर को, आप उसको यहाँ लिख लीजिए। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। फिर अगर आपने जो कंप्लीट कर रखे हैं चैप्टर, आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है ना, तो आपको क्या करना है, उसी नोट्स को रिवीजन करना है, उसी नोट्स को बार बार देखना है, रिकॉल करना है कि टीचर ने क्या समझाया था, नोट्स में क्या लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको रिकॉल करना है। बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको वो आएगा, ठीक है। फिर आपको, जब आपने बहुत पुराना पढ़ रखा है, आपको चीज़ें आने लगी हैं, आपको लग रहा है कि हाँ वो सारी चीज़ें आप फिर से रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें, ठीक है। रिवीजन में 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, रिवीजन करते समय सबसे पहले अपने नोट्स से करिए, ठीक है। नोट्स के बाद आप रिवीजन खुद से करिए। खुद का मतलब कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, उस टॉपिक को मन में रिवाइज करिए। अच्छा, इस टॉपिक में ये था, ये था, ये पॉइंट्स थे, ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं टॉपिक्स रिकॉल, ठीक है। आपको टॉपिक्स खुद से बोलने हैं और उसे रिवीजन करना है। और लास्टली क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बोल सकती हूँ या फिर बोल सकती हूँ शॉर्ट फॉर्मूला शीट, ठीक है, 2 पन्ने का 3 पन्ने का फॉर्मूला शीट बना लेना है, जिससे आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं शॉर्ट नोट्स में लिखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं उसको 1-2 पन्ने पे लिख लीजिए। ये क्या है, एक लास्ट में
जब आप पूरी तरीके से चैप्टर को एकदम बोल सकते कंसाइज कर लिए, बहुत छोटा कर लिए हैं, लगता था कि वो चैप्टर 20 पन्ने का है, 40 पन्ने का, लेकिन तुमने इतनी बार रिवीजन कर रखा है, इतनी बार रखा है कि आपका वो जो चैप्टर था 20-30 पन्ने का, वो 10 पन्ने में ही सिमट के रह गया। मीन्स आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है, तो चीज़ आसान हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी यही है रिवीजन का। तो सबसे पहले आपको नोट से रिवाइज करना है। नोट से रिवाइज करने का मतलब ये है कि जो टीचर ने पढ़ाया है, जो तुम्हें लगता है कि तुम और अच्छे से अपने तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ग्राफ्स हैं, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नोट्स के थ्रू समझ में आ गई तो खुद इसे टॉपिक को रिकॉल करिए। इस टॉपिक में ये था, अच्छा क्या होता है माइटोसिस, अच्छा ये होता है, हाँ ठीक है, मियोसिस में क्या होता था, ये होता था। मिस खुद से अपने आप से ही बात करिए, अपने आप से ही टॉपिक का नाम सुनते ही सारी खिचड़ी पक जानी चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूले जो भी हैं उसको लिखिए अपने अकॉर्डिंग। जैसे लगता है आपको कुछ फॉर्मूले टीचर के अकॉर्डिंग उसने कुछ और एडप्शन लेके बनाया है तो आप अपने अकॉर्डिंग में बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को भी देखिए, ठीक है, अगर बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्राफ है, बायोलॉजी में भी ग्राफ है, ग्राफ एंड स्पेशली बायोलॉजी में क्या है, डायग्राम्स, उनको ज़रूर देखिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग में जब आप रिवीजन कर रहे हो उसी टाइम आपको ये सारी चीज़ें देखते चलना है। देखते चलना है मतलब कि अगर स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से डायग्राम है, कौन कौन से ग्राफ है, तो आखिरी तक आपको याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, ये किसके लिए है, मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट में किस तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, पहला, जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे आपको तो पहले से ही पता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, आपको पहले से बता दिया जाएगा 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 15 दिन पहले कि क्या क्या आने वाला है आपके टेस्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना, उस टाइम जब आपको बता दिया गया कि आपका टेस्ट आने वाला है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस देखना है। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं तो बहुत अच्छा, आपके पास रिवीजन का टाइम बहुत है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रखे हैं तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, जो टेस्ट के हैं। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं ऐसे जैसे कि PYQ के क्वेश्चन हो गए, ठीक। अगर आप बहुत मॉड्यूल नहीं फॉलो करना चाहते, बहुत चाहते कि टाइम बहुत कम है लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मार्क्स अच्छे आएँ, मेरा जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है वो स्ट्रांग हो, तो सबसे पहले आपको PYQ करना है। देन NCERT पढ़नी है। NCERT में भी इंडेक्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, और अगर मन कहा तो आप जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं NCERT में, बीच बीच में एक्सप्लेन रहता है, सोल्यूशन के साथ रहता है, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत कम से कम कोई टेस्ट आप देने जा रहे हैं तो इतना करिए, कम से कम, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके पास मॉड्यूल है, DPP है, दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक्स हैं, ठीक है, आप कहीं से भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं से भी रिवीजन कर सकते हैं, कहीं से सब कुछ पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको रिसोर्सेज को क्या करना है, एकदम ही लिमिटेड रखना है। मीन्स अगर आपका कोई मॉक टेस्ट है, सिलेबस पता है आपको कि हाँ ये चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं। जो पढ़ रखे हैं वो बहुत ईजी है, आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना है। लेकिन जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखे हैं सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करना है, टीचर का लेक्चर करना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन भी हो गया, ठीक है, अब ये मन में आ रहा है कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो सबसे पहले PYQ के पास दौड़ के जाइए, क्योंकि PYQ आपको एक फ्रेम देता है, एक एग्ज़ाम का पैटर्न बताता है कि आपको किस तरीके से, कहाँ से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सा पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर का जहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। फिर ये होने के बाद आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है, NCERT की थ्योरी पढ़िए, NCERT के इंडेक्स, एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब के क्वेश्चन लगाइए। इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे। ये सारी चीज़ें करना है, कम से कम आपको अगर टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करने ही करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट देख के आए, आपका पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, नो मैटर, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम को आपको बेस्ट देना है, वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको GMC में एडमिशन लेना है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए जो आपको एक बार में ही
पढ़ने के बाद लग रहा था चक्कर आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको मार्क करिए। फिर ऐसे क्वेश्चन देखिए जो बहुत इजी था, आपको आ रहा था, लेकिन आपने क्या किया, सिली मिस्टेक कर दिया। आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको लगा कि आपको आ रहा है और आपने गलत करके आप वहाँ आ गए, ठीक है। तीसरी गलती ये देखिए कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स थे जिनसे आपको बहुत डर लग रहा था, आपने उसको छोड़ के गए कि ये सोच लिया कि अरे चलो टेस्ट है, ठीक है नेट तक पढ़ लूँगा। आप उसको भी देखिए, वो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपके अंदर डर है उसके लिए और आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस में क्या करना है, उन क्वेश्चन को देखिए जिसको आपको देख के बिल्कुल डर लग रहा था, आपके अंदर कोई भी उस क्वेश्चन के प्रति कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करना है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिली मिस्टेक हो गई, या ऐसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व किए लेकिन लास्ट में आंसर ही नहीं आ रहा है, किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, उनको भी देखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने अच्छे मार्क्स तो गेन करने ही करने, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मार्क्स को रोक रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये ओवरऑल ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, साथ में मॉक टेस्ट को अच्छे से देना और साथ में एनालिसिस करना, यही तो ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको ये बताएंगे कि आपको नीट एग्ज़ाम तक कितना अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को समझना है, किस तरीके से आपको अपना 100% वहाँ देना है, यही दो चीज़ बताएगी। पहला कि आपको टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है रिवीजन के साथ। दूसरा, मॉक टेस्ट देना है और कैसे देना है, कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजी होंगी जिससे आप अपने मॉक टेस्ट को दें, और साथ में जब टेस्ट दे के आए वापस घर, तो ये मन में दुख ना हो, ना बहुत खुशी हो कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बल्कि ये होना चाहिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मेरा 720 में 720 नंबर लाने से रोक रहा था। आप उस क्वेश्चन को ढूंढिए, उसके सोल्यूशन को ढूंढिए, उस चैप्टर के बोल सकते हैं टॉपिक को ढूंढिए, कहाँ से उस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम टेस्ट आपने दिया, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा एग्जामिनर है किसने उसको सेट किया है, ठीक है, क्या है उस क्वेश्चन का मतलब, कहाँ से यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है, आप उसको ढूंढिए, तब आप हर एक चीज़ का यहाँ पे आंसर निकालेंगे और नीट के एग्ज़ाम के दिन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो मुझे फिर बताइएगा, फिर हम लोग बैठ के कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, ठीक है। एक नया सेशन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।